नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आज हम यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी यानी कि हमारी दिगंत भाग 2 है, उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है हमारा और तीसरे चैप्टर का नाम हमारा क्या है, संपूर्ण क्रांति, और जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी एक राजनेता थे, आप सभी को अच्छे से मालूम है। और संपूर्ण क्रांति एक तरह का ना तो कोई निबंध विधा में लिखेंगे, ना उनका कोई नाटक है ये, ना उनकी कोई कहानी है, ना कोई उनकी आलोचना है। ये एकमात्र भाषण है जो उनके द्वारा दिया गया था और उस भाषण को यहाँ पर संकलित किया गया। तो उस भाषण को देखेंगे और बहुत ही ओजस्वी भाषण है बच्चों ये, और बिहार की जनता को जागृत करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए भाषण दिया गया था, जिससे राजनीति में जो युवाओं की जो भागीदारी है, देश हित में जो युवाओं की भागीदारी है वो बनी रहे। इस वजह से ये भाषण दिया गया था। और इस भाषण में क्या कहा गया है, जब भी हम इस भाषण को पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, तो अभी हमारे जो बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी में दिगंत भाग 2 है और एक प्रतिपुष्टि भी है जिसमें 3 कहानियाँ हैं। तो दिगंत में हमारे 2 भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। अभी हम यहाँ पर गद्य भाग कर रहे हैं और गद्य भाग में अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 चैप्टर हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारा बातचीत था और दूसरा था हमारा उसने कहा था। तो उसने कहा था काफ़ी लंबा चल गया क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी थी और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये आगे के जो चैप्टर है वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। और आज हम देख लेते हैं कि यहाँ हम केवल और केवल लेक्चर नंबर 1 के रूप में क्या करने वाले हैं, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति 3rd चैप्टर और लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में देखिए हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय को। जीवन परिचय को देखिए, जन्म हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये एक काट देंगे, ठीक है। 8 अक्टूबर 1989 में, 79 में, सॉरी 79, 79 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जन्म और मृत्यु दोनों ही अक्टूबर में हुई है। जन्म हुआ है उनका 11 तारीख को और मृत्यु हुई है उनकी 8 तारीख को। याद रहेगी कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म और मृत्यु हुआ दोनों एक ही महीने में हुआ था। जन्म बाद में हुआ था यानी कि 11 अक्टूबर को, मृत्यु पहले हो गई थी यानी कि 8 अक्टूबर को। अब ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी मृत्यु बाद में पहले हो गई थी, लेकिन ये कि जो डेट है वो पहले आ गई है, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग सा है, कुछ डिफरेंट सा है। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर को बाद में हुआ था, मृत्यु पहले हुई थी यानी कि 8 अक्टूबर को हुई थी। तो दो डेट हमको याद रहेगी। अच्छा, 1902 में उनका जन्म हुआ था और 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान कौन सा है? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण गांव में, ठीक है। आगे देखिए, जिले में फैला हुआ है। ये जो दियारा गांव है वो 2 जिलों में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 स्टेट में फैला हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के सारण जिले के पास में जो स्थान है सिताब दियारा, उसको वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उनका पुकार का नाम का मतलब होता है उनको निकनेम, कौन से निकनेम से उनको जानते थे, यानी कि कौन बचपन का कोई नाम होता है उसको कहते हैं। तो पुकार का मतलब क्या हो गया? बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का नाम उनका क्या था? बाउल। बचपन में उनको बाउल, बड़े होने पर जेपी, और अपनी जनपक्षधरता के लिए लोक नायक के रूप में जाने जाते थे। तो कुछ देखिए, बचपन में जो उनके घर वाले, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके जो भी रिश्तेदार है वो उनको बाउल कहते थे। क्या कहते थे? बाउल। याद रखिएगा। बड़े होने के बाद में जो फ्रेंड सर्किल है या जो उनके कॉलेज के साथी थे या स्कूल के साथी थे वो उनको जेपी कहते थे। क्यों? जयप्रकाश नारायण था इसलिए जेपी कहते थे। उसके बाद में यहाँ पर जनपक्षधरता यानी कि लोगों के पक्ष को रखने वाले जो लोग थे, व्यक्ति थे, यानी कि लोगों के पक्ष को रखने वाले, उनकी समस्याओं को रखने वाले, उनकी समस्याओं का निवारण कराने वाले थे, इसलिए उनको लोक नायक भी कहा जाता था। याद रहेगा, बाउल और जेपी और लोक नायक किन्हें कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण जी को। माता पिता का नाम है यहाँ पर फल रानी है। फल रानी उनकी माता का नाम, हरसू दयाल उनके पिता का नाम, और पत्नी थी प्रभावती देवी उनकी पत्नी थी। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। ये कौन थी? ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री। कौन? प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। याद हो गया? पूरा क्लियर हो गया है? फटाफट से एक बार फिर से देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1900
1902 में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी। और जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था। और उनकी पुकार का नाम यानी कि बचपन का नाम बाउल था। बचपन में उन्हें बाउल कहते थे। थोड़े बड़े हुए और जनपक्ष बड़े होने के बाद उनका नाम जेपी पड़ा और जनपक्षधरता के कारण उनको लोकनायक कहा जाता था। इनके माता पिता का नाम है, माता का नाम फलरानी है और पिता का नाम हर्षुदयाल है और प्रभावती देवी उनकी पत्नी है जो ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। अगला पेज देखिए, शिक्षा की बात करते हैं। आरंभिक शिक्षा पर ही फिर घर पर ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई थी। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। वहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी गई। ठीक है, और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद, यहाँ पर आ जाएंगे, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। जयप्रकाश नारायण जी का ये जीवन परिचय है। शिक्षा की बात करते हैं तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी वो कहाँ पर हुई थी? घर पर हुई थी। उसके बाद में उन्हें पटना कॉलेज में दाखिला लिया। पटना कॉलेज में दाखिला लेने के बाद में बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर एक लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कॉलेज में दाखिले के समय में, मतलब कि कॉलेज में पढ़ाई करते समय उन्होंने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, एक विषय था कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इस विषय पर लेख लिखा उन्होंने। और इस तरह का लेख लिखा, इतना उत्कृष्ट श्रेणी का लेख लिखा कि उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया और असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे ऐसे राजनेता थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी थे जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ दी थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में वो शिक्षा का परित्याग कर चुके थे और पढ़ाई लिखाई छोड़कर या सरकारी नौकरियों का परित्याग करके और फिर वे इस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने भी क्रांतिकारी और देशभक्ति आंदोलन में भाग लिया और इसके फलस्वरूप उन्होंने जो 1922 में है वो पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। उसके बाद में अधूरी छोड़ी 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? वे कैलिफोर्निया गए और बर्कले, विस्कॉन्सिन और मेडिसन आदि विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी कि मार्क्सवाद क्या है, जो वर्ग भेद है, पूंजीपति लोगों का जो शासन है और वे जो मजदूर लोगों के साथ जो अत्याचार करते हैं या फिर शोषक और शोषितों के बीच का जो संबंध था या बीच का जो वर्ग भेद था, उस वर्ग भेद को जानने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा को जानना बहुत जरूरी था। उसके साथ ही समाजवाद क्या है, जो समाजवाद को लेकर चलते थे, उनकी विचारधाराओं को उन्होंने कहां पर जाना है? यहाँ पर कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन और मेडिसन में, यानी कि उन्होंने विदेश में ही मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा प्राप्त करी थी। माँ की अस्वस्थता के कारण उनकी माता जी है, उनकी अस्वस्थता थी, इस कारण से उन्होंने पीएचडी जो नहीं कर पाए, पीएचडी की जो पढ़ाई थी वो अधूरी छोड़कर और भारत लौट आए थे। अब आते हैं इनके राजनीतिक जीवन की तरफ। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जीवन, राजनीतिक जीवन है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का राजनीतिक जीवन है। राजनीति में सब कहते हैं कि राजनीति एक मतलब अच्छा माहौल नहीं है, गंदी नाली है या फिर अच्छे विचार नहीं होते हैं, जो राजनीति में फंस जाता है वो ऐसा होता है। लेकिन आप राजनीति में जा रहे हो, देश सेवा के लिए जा रहे हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो, देश की जनता की सेवा करना चाहते हो, तो फिर राजनीति कैसे खराब हो सकती है? अगर आपके विचार, आपके इरादे अच्छे हैं, आपका लक्ष्य सही है, आपके उद्देश्य अच्छे हैं, तो फिर कैसे खराब हो सकती है? ये साबित करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो इनको देखिए और इनको पढ़ने की और इनको समझने की कोशिश करिए। राजनीतिक जीवन में देखिए 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, या कौन कौन से कॉलेज से उन्हें पढ़ाई की थी, उसके बाद में और कौन से कॉलेज में उन्होंने
राजनीति के क्षेत्र में आ गए थे, ठीक है। और बिहार की हिंदी की जो स्थिति है उस पर कौन से कॉलेज में उन्होंने निबंध लिखा था जिस कारण से उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद में कौन सी पढ़ाई को छोड़कर वे, अधूरी पढ़ाई को छोड़कर वे भारत लौट आए थे, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद में कि कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, ये भी छोटे छोटे जो प्रश्न है वो बनते हैं, तो ये आंकड़े आपको याद करने। तो जयप्रकाश नारायण जी 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। देखिए, जब जेल से बाहर आए तो एक पार्टी का गठन किया, उसका निर्माण किया जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। एक गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 और 1943 में भी वे जेल गए, फिर से गए। कब गए थे देखिए, 1932 में पहली बार जेल गए थे। वो जेल कब गए थे, यहां पर हम लिख लेते हैं, जेल गए पहली बार गए थे 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे। उसके बाद गए 1939 में दूसरी बार, और 1943 में 1943 तीसरी बार गए थे। और 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, ठीक है। 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक हम फिर से रिपीट करते हैं कि 1929 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में सम्मिलित कब हुए थे, 1929 में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल में गए। उसके बाद में जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था, लेकिन जो मेन भूमिका निभाई थी वो किन्होंने निभाई थी, जयप्रकाश नारायण जी ने। 1939 और 1943 में फिर वे जेल गए, और 43 और 39 के बीच में 1942 के दौरान 42 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया भाई, 1952 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। सक्रिय राजनीति, जो जिस राजनीति में वे गए थे उस राजनीति से अब उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि देश आजाद हो चुका था। अब उनका वहां पर इतना मतलब भूमिका या अब उनका इतना योगदान नहीं रहा था, वे खुद महसूस कर रहे थे। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए, ठीक है। 1954 में ये एक समाजवादी आंदोलन था और इस आंदोलन से वे जुड़ गए थे 1954 में, जो किसके द्वारा किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि विनोबा भावे के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, सर्वोदय आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1954 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छात्र आंदोलन 1974 में उन्होंने स्टूडेंट के साथ में मिलकर और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व। और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। किनके मार्गदर्शन में, जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में। कांग्रेस पार्टी के बाद एक दूसरी पार्टी आई थी जिसका नाम क्या था, जनता पार्टी, और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो 1929 में वे कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए थे, और जेल से बाहर निकलकर उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि मेन रोल अदा किया था। 1939 और 1943 में भी वे जेल गए थे। तो अब आता है कि जयप्रकाश नारायण जी कितनी बार जेल गए थे, तो कितनी बार जेल गए थे बच्चों, 1, 2 और 3 बार। कब कब गए थे, 1932 में, 1939 में, 1943 में, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका। उसके बाद 1942 के आंदोलन से वे विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान किया। धीरे धीरे वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए थे, ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, लीडरशिप की थी उन्होंने, और आपातकाल के दौरान इमरजेंसी जब लगी थी उसके बाद फिर वे जेल गए थे। तो यानी कि
ये चौथी बार जेल गए थे, 4 बार जेल गए थे। तो आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी 1975 4 और 5 में, है ना, 74-75 में ये इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो उस समय भी ये जेल गए थे और इनके मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन से हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन से। तो अब बात करते हैं, यहाँ हम जयप्रकाश नारायण जी की कुल कृतियों की बात करते हैं कि कृतियां और सम्मान क्या क्या है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये उनकी कृति है। कौन सी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण इसका हिंदी अनुवाद होगा। कुछ कविताएं भी लिखी और डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए, ठीक है। तो उनकी जो एक बुक है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। कुछ उन्होंने कविताएं भी लिखी है और डायरी भी लिखी है और निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले वो क्या है? उनका भाषण है और बहुत ही ओजस्वी भाषण है। तो ये याद रहेगा कि जयप्रकाश नारायण जी की जो कृति है उसका नाम क्या है? कुछ कविताएं लिखी है, डायरी लिखी है, निबंध लिखे हैं। अब आते हैं सम्मान की बात करते हैं। तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था उन्हें। देखिए, मैग्सेसे सम्मान, जो मैग्सेसे अवार्ड जो मिला था वो कब मिला था? 1965 ईस्वी में, 1965 में, और 1998 में उनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। 1965 में उनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1998 में उनको भारत रत्न दिया गया था। भारत पुत्र को भारत रत्न दिया गया था। 1902 में जन्मे थे, 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था। ये मृत्यु परांत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मृत्यु पर्यंत, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के बाद दिया था। 79 में उनकी मौत हो गई और 98 में दिया, इसका मतलब वो थे ही नहीं। बाद में जागृत हुई हमारी जो राजनीति है, हमारे जो राजनेता है, हमारी सरकार जो जागृत हुई, उनको लगा कि इन्होंने भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज के लिए या भारत के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो ये भारत रत्न के हकदार है। तो तब उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। जयप्रकाश नारायण 20वीं शती में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा था। उनका जो अध्ययन था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और गहन का मतलब होता है गहरा, बहुत ही बड़ा और गहरा अनुभव था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। कैसी थी? क्रांतिधर्मी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। अब जब देश आजाद हो गया बच्चों, अब आजादी के बाद हो सकता था जयप्रकाश नारायण को एक बहुत अच्छा पद मिल सकता था, है ना, मंत्रालय में या सरकार में भी कुछ एक अच्छा कोई मंत्री का पद मिल सकता था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा कोई चुनाव नहीं किया। उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि लोक केंद्रित, वो कह रहे हैं कि सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले वो सत्ता में नहीं रहना चाहते थे, वो सरकार में नहीं रहना चाहते थे, वो तो लोगों के बीच रहना चाहते थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी चाहते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के कार्य किए थे, तो हो सकता था कि बिहार के अंतर्गत या हमारे पूरे भारत देश की बात करते तो भारत के अंतर्गत उनको कोई एक ऐसा पद मिल जाता जिससे वो अपने आगे का जो जीवन है अच्छे से चला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा? स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति का चुनाव नहीं किया, बल्कि लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना।
ऐसा कोई कर सकता है? ये तो भारत रत्न जो जिनको प्राप्त होना चाहिए, जिनको प्राप्त हुआ है वही कर सकता है। हर कोई इतना बड़ा योगदान नहीं कर सकता, हर कोई इतना बड़ा बलिदान नहीं कर सकता है कि हम आज भी हम ऐसे सोचते हैं। देखिए, हम अपनी बात करते हैं कि अगर हमने कोई कार्य किया है, बहुत सारा कोई श्रमदान किया है या फिर किसी कार्य में कंट्रीब्यूशन किया है अपना, और कंट्रीब्यूशन आप अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो या आपका फिजिकल कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। आप बोलोगे कि नहीं, मैंने भी मेहनत करी थी भाई, मैंने भी हाथ पैर चलाए थे, फावड़ा कुदाली चलाई थी, ऐसा ऐसा किया था, तो मेरा भी नाम आना चाहिए, मैं भी फोटो में होना चाहिए, मैं भी मेन रोल में होना चाहिए, लीडिंग करता हुआ होना चाहिए, ऐसा आपकी में भी मनोकामना होगी। लेकिन जयप्रकाश नारायण के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। चाहते तो वो अच्छा पद हासिल कर सकते थे, लेकिन उन सबको उन्होंने दरकिनार करते हुए लोक केंद्रित यानी लोगों की सेवा करने के लिए समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समानता, समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता भी की उन्होंने, और तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा है। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। विनोबा भावे का कौन सा आंदोलन था? भूदान आंदोलन, भूमिका दान करना। लोगों से आग्रह किया था कि भूमिका दान करना है। 60 के दशक में, 60 के दशक का मतलब होता है 1960 का समय आ गया, 1950 से 1960 का समय 60 का दशक है। तो 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर किसने उल्लेखनीय कार्य किया है? तो किसने किया है? जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। ठीक है, समाज सेवा के रूप में जो इतना बड़ा कार्य किया है। आगे देखिए, आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता पूर्वक दमन किया गया। ठीक है, और ये किस समय हुआ था? आपको पता होगा, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय इमरजेंसी लगी थी और शायद फर्स्ट बार पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी और उसी समय लगी थी। तो जब आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तो युवा वर्ग आज भी, चाहे वो बुजुर्ग हो चुके थे, चाहे वो राजनीति को छोड़ चुके थे भले ही, लेकिन फिर भी जो युवा वर्ग को, उनको विश्वास था कि जयप्रकाश नारायण ही एकमात्र ऐसे साधक के रूप में हैं जो हमें सही मार्ग तक ले जा सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो हम भाषण पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, उसकी भूमिका यहीं से बनती है बच्चों, यहीं से, कि जब इमरजेंसी चल रही थी, इमरजेंसी के फलस्वरूप जब हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स थे, हमारे जो मूल अधिकार थे, उन मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, उनका क्रूरतापूर्वक दमन किया जा रहा था। उस समय बिहार, गुजरात सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा था। छात्रों और युवा वर्ग सड़क पर आ गए थे, कर्फ्यू लग चुके थे और जो भी आंदोलन कर रहा था उनको जेल में डाला जा रहा था, जबरदस्ती उनके साथ उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। ठीक है, वो अपने अधिकारों के साथ जी रहे थे, लेकिन उनके अधिकारों का हनन करके उनको जेल में डाल दिया जा रहा था। इस तरह का क्रूरतापूर्वक कार्य किया जा रहा था। तो इसलिए छात्रों और युवाओं की ही अनुरोध पर छात्रों और युवा जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी के पास गए। उनके जो नेता थे, छात्र नेता थे या जो युवा नेता जो भी थे, वो जयप्रकाश जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे दल का, हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो छात्र वर्ग है, उसका नेतृत्व करिए और हमें सही मार्गदर्शन करिए, हमें सही राह दिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है उसकी भूमिका बनती है, यहाँ से उसका शुरुआत होती है। तब आंदोलन ने देखते ही देखते तब क्या करा भाई, जयप्रकाश नारायण जी अब छात्रों के अनुरोध पर उनके युवा वर्ग और उनके जन आक्रोश के नेता बन गए और तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठन का रूप धारण कर लिया। अब एक आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन है वो पूरे देश, मतलब केवल बिहार और गुजरात तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में इस तरह से फैल गया कि संपूर्ण जगह, सभी जगह जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया जाने लगा। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे जाने लगे और वे युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय सम्राट बन गए।
उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नारा किन्होंने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और कब दिया था? जब इमरजेंसी लग गई थी। तो आपको पता चल गया कि ये जो भाषण है कब दिया गया है? जब इमरजेंसी थी और बिहार में ये भाषण दिया गया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत का मतलब होता है लगातार या बिना रुके, ठीक है, अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। मतलब कि भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया, हमारे देश की सरकार बदल गई, कुछ भी हुआ हो, लेकिन क्या हुआ था? लेकिन जो संपूर्ण क्रांति का जो लक्ष्य था वो अभी दूर था। संपूर्ण क्रांति जिन लक्ष्यों को लेकर चल रही थी वो अभी पूरे नहीं हुए थे, सत्ता परिवर्तन के साथ वो पूरे नहीं हुए थे। इसलिए सत्ता परिवर्तन का प्रारंभिक चरण भर था बस। आगे व्यापक सामाजिक, बहुत बड़े बड़े, व्यापक का मतलब है बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम हुए थे जिन्हें अनवरत संगठित, यानी कि जिनको लगातार संगठित प्रयासों से, संगठित यानी कि जो युवा वर्ग थे वो संगठित थे, छात्र वर्ग थे जो संगठित थे, यानी कि एक होकर ये कार्यक्रम चला रहे थे और संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। उनका ये विचार था कि अगर हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस कार्य को केवल एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता जब तक संपूर्ण जनता उसमें भागीदार न हो। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको अच्छे से क्या क्या दुर्घटना हुई थी, क्या घटनाएं हुई थी। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। इमरजेंसी के बाद जब वे छात्र नेता बने या युवाओं के जब नेतृत्व किया उन्होंने, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद भी उनको पता था कि जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला है। जिन लक्ष्यों को और जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने ये जो मुहिम चलाई थी, ये संगठन स्थापित करा था, ये जो एक दल बना था और युवा वर्गों का जो संगठन था, वो आगे चलकर क्या करना है, तो अभी भी उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उनका विचार यही था कि जब तक संगठन बना रहेगा आगे के कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहने चाहिए, क्योंकि एक बार के कार्य से या एक बार की कोशिश से सभी के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें ये जो संगठन है आगे बनाए रखना है। तो जयप्रकाश नारायण अब क्या हुआ कि क्योंकि बुजुर्ग थे और बुजुर्ग होने के बाद भी वे इस आंदोलन में भाग लिया था युवाओं के आग्रह पर, छात्रों के आग्रह पर। लेकिन अब क्या था कि बुरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। पटना में हुआ था अवसान, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों की आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग धर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? अच्छी तरह से देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी ने युवा वर्ग के साथ मिलकर इस संगठन को चलाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम करे, लेकिन उनकी बुजुर्गावस्था यानी कि उनका जो वृद्धावस्था थी वो और उनका जो स्वास्थ्य अस्वस्थ था, उनकी अस्वस्थता के कारण वे इस कार्यक्रम को आगे नहीं चला पाए और पटना में उनका 8 अक्टूबर 1979 में उनका देहावसान हो गया। अब देहावसान के क्योंकि देखिए 1974-75 में इमरजेंसी लगी थी, 75 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के बाद में 4 साल बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो कोई भी आंदोलन है वो 2-3 सालों में पूरा नहीं होता है, उसको समय चाहिए। कोई भी किसी भी विचारधारा को देश में अगर फैलाना है और देशवासियों को एकजुट करना है और देशवासियों के हितार्थ कार्य करने हैं तो 2-3 सालों में कुछ नहीं हो सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, अभी लक्ष्य प्राप्ति तो बाद में बाकी थे। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे छात्र नेताओं के संगठन भी जो गठन था वो भी धीरे धीरे ढीला होने लगा, लचीला होने लगा। इसके कारण जो उनके लक्ष्य थे वो आपसी कलह, उनके बीच में भी आपसे युवा और छात्रों के बीच में आपसी कलह होने लगे और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग धर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में लग रहे हैं। जो लोग धर्मी है, जो जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, वो आज भी इस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि संगठन जब बड़ा होगा, सभी के विचार जब एक साथ हो जाएंगे तभी ये कार्य हो सकता है। आपस में अगर आपका मनमुटाव है, अगर आप संगठन में हो और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो।
यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये जो संपूर्ण क्रांति क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक भाषण है, और ये भाषण कब दिया था? 5 जून 1974 को, क्योंकि इमरजेंसी 74-75 में लगी थी, ये जो सेशन बोलते हैं हम, सत्र बोलते हैं, उसमें लगी थी। तो 5 जून को ये भाषण दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया गया था? गांधी मैदान में। कौन से जिले में दिया गया था? पटना में दिया गया था। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को। याद रखिएगा। तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का एक भाषण दिया गया था। उसमें संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित किया गया था। अब ये जो भाषण है ये कब प्रकाशित किया गया था? जनमुक्ति नाम की एक पत्रिका है, उस पत्रिका से पटना से ये प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, पुस्तिका के रूप में एक पुस्तक थी, पूरी एक किताब थी जनमुक्ति। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसंपर्क के बीच लोक नायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुक्त होकर सुनती रही। तो वही भाषण, उस भाषण का ही एक अंश, छोटा सा अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और बाकी जो ये जो पूरा भाषण एक पुस्तिका के रूप में, एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है, जिस पुस्तिका का नाम है जनमुक्ति। अगर आपको भी लगता है कि इस भाषण को पढ़ना चाहिए, आक्रोशित भाषण है या देश हितार्थ भाषण है, युवा वर्ग के लिए एक अच्छा भाषण है, तो आप जनमुक्ति नामक पुरानी जो पुस्तिका है, बुक है, वो पढ़ सकते हैं। छोटी बुक है। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई, न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्व अवसर जन संवाद कायम हो सका। यानी कि न तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 के बाद न तो कोई ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी कि आप मान लीजिए कितनी भीड़ एकत्रित हुई होगी, न ऐसा कोई भाषण वहां पर बोला गया, न ऐसा जननायक आज तक आया जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे। इसलिए भारत रत्न से उस भारत के पुत्र को नवाजा गया, भले ही बाद में, लेकिन हाँ, भारत रत्न देकर उनको सम्मान किया गया। तो देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर हमने जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय देख लिया है, और जो संपूर्ण क्रांति नामक जो चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट कर लेंगे, उनका भाषण क्या है। आपको भी एक जिजीविषा यानी कि एक उत्सुकता होगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपके अंदर होगी कि हम भी जानना चाहेंगे कि वो भाषण है कैसा। कुछ बच्चे तो हो सकता है आज रात को फटाफट से पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे मुझे पता है स्कूल गए हैं, आज स्कूल ओपन हो गए, तो उनका जो आज का जो लेक्चर है वो बैकलॉग में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। कल सर ने कहा था कि आपका रिवीजन होगा, लेकिन हिंदी में इतना कुछ पढ़ा नहीं है कि उसको रिवीजन की आवश्यकता हो। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका 2 चैप्टर तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ जीवन परिचय के रूप में जयप्रकाश नारायण जी के जीवन को देखा है। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था, माता पिता कौन थे उनके, या शिक्षा किस प्रकार हुई थी, राजनीतिक जीवन उनका किस प्रकार का था। तो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की बात करें ना तो उनका राजनीतिक जीवन था। राजनीति क्या होती है ये जयप्रकाश नारायण जी ने बखूबी बताया है कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदी नाली है या राजनीति एक गंदगी है, उसको जयप्रकाश नारायण जी ने लोक नायक बनकर और लोगों के प्रिय बनकर ये साबित कर दिया है कि राजनीति गंदी नहीं है, हम चाहे तो उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ हम इस लेक्चर के साथ दी एंड करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों अच्छे से संपूर्ण क्रांति के भाषण के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।